Hello everyone, this is Prabha Singh. I welcome to you in M News Music Star Academy. इस वीडियो में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इसमें भी हेल्पफुल होंगे। तो इसमें जो यूजीसी नेट का ओल्ड पेपर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं वो इस आज वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ओल्ड पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो किस टाइप के बने हैं, वो सब कुछ आज इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे कि और इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही आता है कि जातियों के ध्यान का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथकार द्वारा किया गया है। जातियों के ध्यान का उल्लेख किस ग्रंथकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए में आता है सोमनाथ, ऑप्शन बी में आता है मतंग, ऑप्शन सी में आता है जगदेवमल एंड ऑप्शन डी इज हियर नान्यदेव। तो आपके अकॉर्डिंग राग के ध्यान का उल्लेख जो है वो किस पर्सन ने किया है, किस संगीतज्ञ ने किया है, उसके बारे में आपको बताना है। उसका नाम बताना है कि वो पर्सन कौन है जिन्होंने राग के ध्यान का उल्लेख किया है। तो देखो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज जगदेवमल। ठीक है, जगदेवमल जो है उन्होंने राग के ध्यान का उल्लेख किया है। जगदेवमल जी ने राग के ध्यान का उल्लेख किया है। और बाकी आपको पता है मतंग जी जो थे उन्होंने सबसे पहले राग शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है, राग शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो किया था मतंग जी ने किया था। शारंग देव जी जो थे वो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अल्पतः बहुत्व के बारे में सबसे पहले बताया है। गमक के बारे में भी सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया है। शारंग देव जी के संगीत रत्नाकर में इस चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है। जगदेवमल जी ने क्या बताया है, राग के ध्यान के बारे में जानकारी दी है कि राग ध्यान जो होते हैं, आपको ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, राग ध्यान के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से राग ध्यान किया जाता है। तो इसके बारे में जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी है जगदेवमल ने। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा दैट इज जगदेवमल। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सी मध्यम ग्राम की जाति नहीं है। इनमें से कौन सी मध्यम ग्राम की जाति नहीं है। ऑप्शन 1 इज हियर हरिणाश्वा, ऑप्शन बी इज मार्गी एंड ऑप्शन सी इज रंजनी एंड ऑप्शन डी इज सभी हैं। विच वन इज नॉट द जाति ऑफ मध्यम ग्राम। हरिणाश्वा, ऑप्शन 1 इज हियर हरिणाश्वा, ऑप्शन बी इज हियर मार्गी, ऑप्शन सी इज हियर रंजनी एंड डी इज ऑल आर द करेक्ट। देखो अगर आपने पढ़ा है जातियों के बारे में, मध्यम ग्राम और षडज ग्राम के बारे में, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। रंजनी इज नॉट रिलेटेड टू मध्यम ग्राम, क्योंकि रंजनी जो है वो मध्यम ग्राम से रिलेटेड नहीं है। I have told you already मध्यम ग्राम एंड षडज ग्राम, व्हाट इज मध्यम ग्राम एंड व्हाट इज षडज ग्राम। देखो कईयों का ऐसा होता है कि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है मध्यम ग्राम और षडज ग्राम को लेकर, कि कैसे मध्यम ग्राम का पता चले और कैसे षडज ग्राम की जाति का पता चले। तो इसमें मध्यम ग्राम के लिए क्या क्या है 7 नाम। सबसे पहला आता है सोवीरी, हरिणाश्वा, कलोपनवा, शुद्ध मध्या, मार्गी, पौरवी एंड लास्ट वन इज हर्षका। ये सारी जो 7 जातियां हैं दैट इज रिलेटेड टू मध्यम ग्राम। अगर आप इसमें क्वेश्चन देखोगे, रंजनी ऑप्शन मैंने 4 दिया है, रंजनी इज नॉट रिलेटेड टू मध्यम ग्राम। रंजनी जो है वो मध्यम ग्राम से संबंधित नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू षडज ग्राम। अब इसमें से कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रंजनी का संबंध जो है वो किस स्वर से है। जैसे षडज ग्राम के अगर आपको 7 नाम पता है, फर्स्ट वन इज हियर उत्तर मंदरा, रंजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा, मत्सरीकृता, अश्वक्रांता एंड लास्ट वन इज हियर अभिरुद्धगता। अगर मैंने आपसे इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो षडज ग्राम की रंजनी मूर्छना है उसका संबंध किस स्वर से है, सो आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, दैट इज निषाद। निषाद से रिलेटेड है रंजनी जो है, और जो उत्तर मंदरा है उसका संबंध षडज से है। क्योंकि कई बार हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि षडज का संबंध किस
किस मूर्छना से है षडज ग्राम की? तो उत्तर मंद्रा से है। इसको कुछ नहीं करना, आपको सीधे 7 पर्टिकुलर इनके नेम पता होने चाहिए। सबसे पहला है उत्तर मंद्रा, रंजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा, मत्स्यकृता, अश्वक्रांता, अविरुद्धगता। इसमें आपको 7 के 7 मूर्छनाओं के नाम पता होना चाहिए। फिर आप इसको बैक कर दो, यानी कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कर दो, अवरोह क्रम में कर दो। एक तरफ आप मूर्छनाओं के नाम लिख लो, जैसे मैंने ऑलरेडी इसमें लिखा है। एक तरफ मूर्छनाओं के नाम लिख लो, एक तरफ स्वरों के नाम लिख लो। उत्तर मंद्रा के आगे सा लगा दो। और अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता भी है कि उत्तर मंद्रा मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो षडज है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि उत्तर मंद्रा मूर्छना का अंतिम नोट क्या है, तो आप ये भी बता सकते हो दैट इज रिलेटेड टू नी, क्योंकि हमें बैक करके आना है। सा नी धा पा मा गा रे, सीधा सा ही है। अगर आपसे उत्तर मंद्रा का स्टार्टिंग नोट पूछा जाता है तो आप सा बताओगे, और अगर आपसे अंतिम नोट पूछा जाता है तो आप नी बताओगे, निषाद। ठीक है, क्योंकि वैसे उत्तर मंद्रा कैसे जाएगी? सा रे गा मा पा धा नी, दैट इज आरोह क्रम में जाएगी। सिर्फ उत्तर मंद्रा की बात कर रही हूँ मैं, पूरे की बात नहीं कर रही। लेकिन पूरी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जाएगी। जैसे उत्तर मंद्रा है सा रे गा मा पा धा नी, लास्ट नोट व्हाट इज? निषाद है। और रंजनी का जो आरंभिक स्वर है दैट इज ऑल्सो निषाद, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कभी ऐसा पूछा जाता है कि रंजनी का आरंभिक स्वर क्या है? निषाद है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रंजनी का अंतिम स्वर क्या है, तो धैवत लिख दोगे, क्योंकि नी सा रे गा मा पा धा, फिनिशिंग जो होगी उसकी धैवत पर होगी। सिर्फ आपको पूरा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको एक तरफ उनके नाम पता होने चाहिए, दूसरी तरफ उनका नोट, स्टार्टिंग नोट क्या है। उत्तर मंद्रा लिखोगे दैट इज सा, रंजनी निषाद। सा नी धा पा मा गा रे करोगे। उत्तर मंद्रा का आरंभिक स्वर पूछ रहे हैं तो षडज कर दोगे। अगर अंतिम नोट उस उत्तर मंद्रा मूर्छना का पूछ रहे हैं आपसे, तो आप निषाद बता सकते हो आराम से। ठीक है, दैट विल बी करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन अगर हम देखें कि मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना नहीं है, तो रंजनी नहीं है। रंजनी किसकी है? षडज ग्राम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, जीव या अंश स्वर की जीव या अंश स्वर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज हियर वादी स्वर, ऑप्शन बी इज हियर संवादी स्वर, ऑप्शन सी इज हियर विवादी स्वर, एंड ऑप्शन डी इज हियर अनुवादी स्वर। जीव या अंश स्वर जो है हम किसको बोलते हैं? वादी स्वर को बोलते हैं, क्योंकि वादी स्वर से ही हमें राग की पहचान हो जाती है। वादी स्वर जो है उसी से हमें राग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए इसको जीव या अंश स्वर की संज्ञा दी जाती है वादी स्वर को। विवादी स्वर जो होता है उसको शत्रु का नाम दिया गया है। अगर वादी स्वर को हम देखें दैट इज रिलेटेड टू राजा। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अंश स्वर किसको बोलते हैं? अंश स्वर कितने होते हैं? तो 63 होते हैं। अंश स्वरों की अगर संख्या देखी जाए कि अंश स्वर कितने होते हैं, तो 63 होते हैं। वादी स्वर किससे रिलेटेड है? राजा बोला जाता है वादी स्वर को। संवादी को क्या मंत्री बोला जाता है, अनुवादी को सेवक बोला जाता है। और जो विवादी स्वर होता है दैट इज रिलेटेड टू एनिमी, उसको शत्रु बोला जाता है। ठीक है, ये जो 4 चीज़ें हैं, कई बार इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं आपसे, मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है कि राजा स्वर की संज्ञा किसे दी गई है, राजा किसे बोला जाता है, तो वादी स्वर को राजा स्वर की संज्ञा दी गई है। तो इसमें जो जीव या अंश स्वर किसको बोलते हैं? वादी स्वर को बोलते हैं। और अब भी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अंश स्वर जो है वो कितने होते हैं, तो वो 63 होते हैं। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि राग रागिनी वर्गीकरण का उल्लेख जो है वो किन ग्रंथों में मिलता है? आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जा सकता है, ये स्पेशली यूजीसी नेट का है कि इनमें से किन ग्रंथों में मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट इज हियर संगीत मकरंद, ऑप्शन बी इज हियर संगीत दर्पण, ऑप्शन सी इज हियर राग तरंगिणी, एंड डी इज हियर नाट्यशास्त्र। देखो, राग रागिनी की बातें नाट्यशास्त्र में तो नहीं मिलती, हमें जाति के बारे में नाट्यशास्त्र में जानकारी मिलती है। और राग तरंगिणी में भी हमें फरदोस्त वगैरह रागों की जानकारी मिलती है। ठीक है, दर्पण संगीत दर्पण जो कि दामोदर पंडित ने 1625 में लिखा था, और संगीत मकरंद दैट इज रिलेटेड टू 8th सेंचुरी से रिलेटेड है संगीत मकरंद। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि किसमें हमें राग रागिनी का उल्लेख मिलता है, तो संगीत मकरंद और संगीत दर्पण में।
संगीत दर्पण है वो दामोदर पंडित का है, और जो संगीत मकरंद है दैट इज रिलेटेड टू नारद, वो नारद से संबंधित है, और संगीत दर्पण है वो दामोदर पंडित से रिलेटेड है। आई होप इट्स क्लियर। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि राग रागनी ग्रंथ का मुख्य ग्रंथ, जो राग रागनी वर्गीकरण का जो आधार ग्रंथ है या फिर मुख्य ग्रंथ कौन सा है, तो वो संगीत दर्पण आएगा। ठीक है, वो संगीत दर्पण है राग रागिनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए थे और 4 ऑप्शन में से आपको चूज करने थे कि किस में हमें राग रागिनी वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। तो संगीत मकरंद में और संगीत दर्पण में। संगीत मकरंद 8th सेंचुरी का है, जबकि संगीत दर्पण 1625 का है। दैट इज रिटन बाय दामोदर पंडित एंड संगीत मकरंद इज रिटन बाय नारद। नारद इज ऑल्सो रिलेटेड टू 8th सेंचुरी, और नारद जो थे उन्होंने ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक रागों के बारे में जानकारी दी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है, इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें 22 श्रुतियों के लिए 22 पर्दे बांधे गए थे। इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें 22 श्रुतियों के लिए 22 पर्दे बांधे गए थे। ऑप्शन फर्स्ट इज हियर संगीत रत्नाकर, ऑप्शन बी इज हियर राग विबोध, ऑप्शन सी इज हियर संगीत दर्पण, एंड ऑप्शन डी इज हियर पार्श्वदेव द्वारा लिखित संगीत सम्यसार। कौन सा इसमें से सही होगा, जिसमें ये मिलता है कि उन्होंने 22 श्रुतियों के लिए 22 पर्दे बांधे थे। किसके अंदर हमें ये जानकारी मिलती है? देखो, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, सोमनाथ का ग्रंथ आता है राग विबोध। राग विबोध में हमें पता चलता है कि राग विबोध में कि 22 श्रुतियों के लिए उन्होंने 22 पर्दे बांधे थे। तो ये किस में लिखा हुआ है? राग विबोध ग्रंथ में इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर चित्रा वीणा के वादन हेतु किस चीज का प्रयोग किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इज हियर कोण का, ऑप्शन बी इज हियर गज का, ऑप्शन सी इज हियर लीव्स का, एंड ऑप्शन डी इज हियर अंगुलियों का। इनमें से चित्रा वीणा के वादन हेतु किस चीज का प्रयोग किया जाता है? देखो, चित्रा वीणा के महान कलाकार जो माने जाते थे मतंग मुनि माने जाते थे, और भरत जो थे वो भी चित्रा वीणा बजाते थे। चित्रा वीणा में जो वायर्स होती हैं दैट इज 7 वायर्स होती हैं, और चित्रा वीणा का जो हमें जानकारी मिलती है 4th सेंचुरी में मिलती है, 4वीं शताब्दी जब भरत का नाट्य शास्त्र था उस टाइम पे। और चित्रा वीणा जो है वो दक्षिणी संगीत में बजाई जाती है, दक्षिणी संगीत में यूज़ की जाती है। 7 वायर्स होती हैं उसमें। ठीक है, लेकिन चित्रा वीणा जो बजाने की आर्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू फिंगर्स, अंगुलियों से बजाई जाती है चित्रा वीणा। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है, तभी मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ कि चित्रा वीणा किससे बजाई जाती है। ना तो गज से बजाते हैं, ना कोण से बजाते हैं, ना लीव से बजाते हैं, उसे बजाया जाता है फिंगर्स से चित्रा वीणा को। अगर इसमें वायर्स पूछा जाता है तो 7। क्वेश्चन फिर ये भी बन जाता है कि मतंग मुनि कौन सी वीणा के महान कलाकार थे, तो वो चित्रा वीणा के महान कलाकार माने जाते हैं मतंग मुनि जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन जो हमारा चित्रा वीणा का है दैट इज डी, फिंगर्स से चित्रा वीणा को बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इनमें से कौन सा पर्सन तबला वादक नहीं है? कौन से पर्सन तबला वादक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज हियर अरुण घोष, ऑप्शन बी इज हियर अहमद जान थिरकवा, ऑप्शन सी इज हियर करामतुल्ला खां, एंड ऑप्शन डी इज हियर कंठे महाराज। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? विच वन इज नॉट रिलेटेड टू प्लेइंग तबला इंस्ट्रूमेंट? Option 1 is here Arun Ghosh, Option 2 is here Ahmad Jan Thirakwa, Option C is here Karamatullah Khan, and Option D is here Kanthe Maharaj. What will be the right answer of this question? Which one is not related to tabla instrument?
तो इसका जो सही आंसर बनेगा दैट इज अरुण घोष। अरुण घोष की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू सारंगी। सारंगी वादक हैं अरुण घोष जी, ठीक है। अरुण घोष जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। सारंगी वादक जो है वो अरुण घोष है। अरुण घोष का संबंध सारंगी से है, ना कि तबला से। अहमद जान थिरकवा तो हम जानते हैं, कंठे महाराज भी जानते हैं, करामतुल्लाह खां को भी जानते हैं, लेकिन अरुण घोष जो है वो सारंगी से रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीति के प्रकार कितने होते हैं? आपको पता है गीति जो होती है 5 प्रकार की होती है, लेकिन वो प्रकार की बात कर रहा है, यानी कि गीति को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। वैसे तो अगर आप उसको क्वेश्चन समझो कि गीतियाँ जो है मतंग ने 7 मानी है, शारंगदेव जी ने 5 मानी है, ठीक है, वो हमें पता चलता है कि गीति 5 होती है। लेकिन ऐसा है ना, क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि गीति को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो गीति का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि गीति को कितने प्रकार हैं, तो दैट इज 2। स्वर आश्रित होती है और एक होती है पद आश्रित, ठीक है। गीति के अगर 2 भाग देखते हैं हम, 2 भागों में डिवाइड होती है। तो फर्स्ट होती है स्वर आश्रित एंड सेकंड वन इज रिलेटेड टू पद आश्रित, ठीक है। तो 2 प्रकार की होती हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन अगर गीति से पूछा जाता है कि मतंग मुनि ने कितनी गीतियाँ मानी है, तो उन्होंने 7 मानी है। उन्होंने इंक्लूड की हैं 2 भाषा और विभाषा। और फिर मतंग का क्वेश्चन ये भी आता है कि मतंग ने गीतियों पर आधारित कितनी रागों का वर्णन किया है, दैट इज 32। गीतियों पर आधारित अगर हम रागों की बात करते हैं तो 32 आती है। ओके, उन्होंने गीतियों पर आधारित जो राग बताए हैं वो 32 बताए हैं। भाषा में उन्होंने 16 रागें रखी हैं, विभाषा में 12 रखी हैं। गीतियों पर आधारित अगर देखें तो टोटल 32 आती है। ओके, तो ये मतंग के बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखना। ओके, राग विबोध ग्रंथ जो है, जिसमें हमें सबसे पहले ये मिलता है कि उन्होंने 22 श्रुतियों के लिए 22 पर्दे बांधे थे। इसमें अगर हम अध्याय की बात करते हैं, चैप्टर्स की बात करते हैं, तो 5 चैप्टर्स हैं राग विबोध में। और इस ग्रंथ में अध्याय जो है 5 हैं। और इसकी टाइमिंग अगर हम देखें राग विबोध की, दैट इज 1610। 1610 में ये ग्रंथ आया था राग विबोध। और इसके आर्टिस्ट अगर देखे जाएँ, उसके राइटर्स अगर देखे जाएँ, तो वो सोमनाथ जी आते हैं। सोमनाथ जी जो है वो इससे रिलेटेड है राग विबोध से। और राग विबोध में अगर अध्याय की हम बात करते हैं तो 5 अध्याय उसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि राजस्थानी लोक वाद्य जो अलगोजा है वो किस वाद्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, राजस्थानी लोक वाद्य जो अलगोजा है वो किस वाद्य की श्रेणी में आता है। अवनद में आता है, घन में आता है, तत् में आता है, या फिर सुशीर में आता है। अलगोजा नाम देखने से तो कईयों को लग रहा होगा कि ये तत् में आता है, लेकिन आप इस चीज़ के बारे में फोकस कीजिए कि अलगोजा जो इंस्ट्रूमेंट है किसके अंतर्गत आता है। घन में आता है, अवनद में आता है, तत् में आता है, या फिर सुशीर में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि अलगोजा जो है वो किस राज्य का वाद्य यंत्र है। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अलगोजा का संबंध किससे है। ऑप्शन में आपको दे देंगे वादन से, ऑप्शन बी में आपको दे देंगे वाद्य यंत्र से, ऑप्शन सी दे देंगे गीति से, ऑप्शन डी दे देंगे राग से। तो आपको पता है वाद्य यंत्र है, अलगोजा जो है एक वाद्य यंत्र है। और अगर पूछा जाता है कि अलगोजा कहाँ का है, दैट इज़ रिलेटेड टू राजस्थान, लोक वाद्य है ये। और पूछा जाता है कि किस कैटेगरी में रखा गया है इसको, तो ये सुशीर वाद्य के समान है, लाइक का बांसुरी की तरह होता है, इसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और तो इसको सुशीर वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है। और ये लोक वाद्य की श्रेणी में आता है, दैट इज़ रिलेटेड टू राजस्थान। राजस्थान का फेमस लोक वाद्य है, क्योंकि राजस्थान में आपको देखोगे गायकी मांड वगैरह होती है, तो उससे रिलेटेड अलगोजा का यूज़ किया जाता है राजस्थान की गायकी में। तो कहाँ का है अलगोजा, राजस्थान का है, सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है। अलगोजा का संबंध किससे है, वाद्य यंत्र से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वैदिक काल में स्वर को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन इस बार यूजीसी नेट में पूछा भी गया था कि वैदिक काल में स्वर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन 1 इज हियर सम, ऑप्शन 2 इज हियर ऋचा, ऑप्शन सी इज हियर स्वर, एंड ऑप्शन डी इज हियर यम। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इन वैदिक काल
वट क्या संज्ञा दोगे आप उसको? इस वैदिक काल में क्या संज्ञा दी जाती है स्वर को? स्वर बोला जाता है, ऋचा बोला जाता है, सम यम बोला जाता है या फिर सम बोला जाता है? व्हाट विल बी द राइट? इसका आंसर सिंपल सा ही है, यम बोला जाता है। वैदिक काल में स्वर जो थे उसको यम बोला जाता था। दैट इज रिलेटेड टू यम वैदिक काल के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो, ठीक है। वैदिक काल में स्वरों का अगर क्रम देखें तो दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर था, यानी कि अवरोह क्रम में था। जैसे कि आज हम आरोह क्रम में गाते हैं, फिर जाके हम अवरोह में गाते हैं, लेकिन इनका जो सिस्टम था दैट इज अवरोह ही था वो, ठीक है, अवरोह क्रम में था। यहाँ पे आप नोट देख सकते हो, कृष्ट जो था मध्यम से रिलेटेड है, प्रथम जो है वो गंधार से रिलेटेड है, द्वितीय जो है वो ऋषभ से रिलेटेड है, तृतीय इज रिलेटेड टू षडज, ठीक है, पंचम चतुर्थ इज रिलेटेड टू निषाद, उसके बाद मंद्र आता है दैट इज रिलेटेड टू धैवत, एंड अति स्वारे इज रिलेटेड टू पंचम, ठीक है। और सामवेद में हमें 3 स्वरों का गायन मिलता है, उदात, अनुदात, स्वरित और आर्चिक, गाथिक, सामिक। आर्चिक इज रिलेटेड टू 1, गाथिक इज रिलेटेड टू 2 एंड सामिक इज रिलेटेड टू 3। 3 चीज़ों से था। उसके अलावा आर्चिक, गाथिक, सामिक 3 टाइप के नोट थे जिसके अंतर्गत हमने आज आर्चिक, गाथिक और सामिक ये 3 थे। उसके अलावा उदात, अनुदात और स्वरित के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उदात का संबंध जो था, अनुदात का संबंध था गंधार और निषाद से, ऋषभ और धैवत से था। अनुदात का संबंध जो था वो ऋषभ और धैवत से था, और जो उदात का संबंध था दैट इज रिलेटेड टू गंधार एंड निषाद, एंड स्वरित इज रिलेटेड टू षडज, मध्यम एंड पंचम। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि स्वरित जो है उसके अंतर्गत कौन से स्वर को नहीं रखा गया है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वरित के अंतर्गत कौन से स्वर को नहीं रखा गया है, तो आपको ऑप्शन में दे देंगे षडज, मध्यम, पंचम एंड निषाद। तो आप इसमें कौन सा सही करोगे? आप निषाद को करोगे, क्योंकि निषाद इज नॉट रिलेटेड टू स्वरित, ठीक है। वो किससे रिलेटेड है? उदात से रिलेटेड है, ओके। और उदात में अगर आपसे पूछा जाता है कितनी कितनी श्रुतियां हैं, उदात में अगर देखो 4 श्रुतियां हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे घुमा के अगर पूछें कि उदात में कितनी श्रुतियां हैं तो 4 हो गई, और अनुदात में अगर आपसे श्रुतियां पूछा जाता है तो 6 हो जाती हैं। अगर स्वरित में आपसे श्रुतियां पूछता है तो वो 12 हो जाती हैं। अगर आप इन सबको काउंट करोगे तो 22 हो जाएगी, उदात में, अनुदात में और स्वरित में। तो ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उदात का संबंध जो है वो किन स्वरों से है, तो गंधार और निषाद से है। अनुदात की अगर बात पूछी जाए तो ऋषभ और धैवत से आता है। वैदिक काल में हमें कुछ नृत्यों के नाम भी मिलते हैं जो कि सलील नृत्य है, पुष्प नृत्य है, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में पुष्प का संबंध किससे था? स्वर से था, वाद्य यंत्र से था, नृत्य से था, या फिर कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं आपको। तो याद रखिएगा, पुष्प का संबंध जो वैदिक काल में था, वैदिक काल में पुष्प का जो संबंध था दैट इज वाज द रिलेटेड टू नृत्य। कौन कौन से नृत्य थे आप सुन लीजिए। इसमें एक रज्जु नृत्य आता है, पुष्प नृत्य आता है, सलील नृत्य आता है, उसके बाद बसंत नृत्य आता है, ठीक है। ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है नृत्य से, और ये जो है रिलेटेड ये वैदिक काल से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी आपके लिए इस पेपर से रिलेटेड। अगर आप हमारे कोर्स पे परचेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जल्दी शुरू होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक करना। इसी तरीके से पेपर सॉर्ट आउट कराए जाते हैं, थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।